Assalamu alaikum guys, my name is Mohammad Asim and welcome back to TL BBS the last option. Guys, today we are going to start parasitology. प्रीवियसली हमने माइकोलॉजी के सीरीज़ को कवर किया था. आज हम पैरासाइटोलॉजी को स्टार्ट करेंगे इंट एमोबा हिस्टोलिटिका से. ओके, और तो स्टार्ट करते हैं. डिजीज़ की बात करें तो दो मेन डिजीज़ हैं, अमीबिक डिसेंट्री और अमीबिक लिवर एब्सेस. ओके, इसको हम सेकेंडली इंटेस्टाइनल अमीबियासिस भी बोलते हैं और इसका सेकंड नेम क्या है, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस. ओके, लाइफ साइकिल की बात करें तो एक्चुअली दो स्टेज होती हैं लाइफ साइकिल की ई हिस्टोलिटिका के. एक ट्रोफोजाइट स्टेज होती है, एक सिस्ट स्टेज होती है. ट्रोफोजाइट स्टेज क्या होती है, मोटाइल होती है. ओके, और डायरियल स्टूल्स में प्रेजेंट होती है. सिस्ट की बात करें वो नॉन मोटाइल होती है और फार्म स्टूल्स में प्रीडोमिनेट करती है. ये अभी हम लेविंसन से भी देख लेते हैं. ये लाइफ साइकिल हमारी बुक के ऊपर ये लाइफ साइकिल बना हुआ है ई हिस्टोलिटिका का. तो क्या होता है कि सबसे पहले सिस्ट इंजेस्ट हुए, वो जीआईटी के थ्रू ट्रेवल करते हैं और इलियम में पहुंच के ये सिस्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रोफोजॉइट्स में. और फिर ये ट्रोफोजॉइट्स कोलोन और सिकम में जाके अपनी कॉलोनीज बनाते हैं. ओके, देन वहाँ पे जाके ये जब कॉलोनीज बनाते हैं तो ये क्या करवाते हैं, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस. और उसके बाद फिर यही ट्रोफोजॉइट्स लीवर, लंग्स और ब्रेन को इन्वेड करते हैं. तो ये करवाते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस. सिस्ट की रेजिस्टेंस और सर्वाइवल की बात कर लें तो ये बॉइलिंग से इजीली किल हो जाते हैं, बट क्लोरीनेशन से किल नहीं होते. और दूसरा मेथड जो इनको किल करने का ये है कि फिल्ट्रेशन की जाए. न्यूक्लियर मार्फोलॉजी एंड डिवीजन्स की बात करें तो सिस स्टेज में क्या होता है, 4 न्यूक्लियस होते हैं. ओके, और इलियम में जाके यही सिस्ट हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रोफोजाइट्स में. उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस्टेशन. अब ये सिस्ट होता है 4 न्यूक्लियस वाला, ट्रोफोजाइट्स क्या है, सिंगल न्यूक्लियस वाला. तो ये हमारे पास 4 न्यूक्लियस वाले जो सिस्ट होते हैं ये 8 ट्रोफोजाइट्स बनाते हैं. और इन ट्रोफोजाइट की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसकी क्या होता है कि एक सेल है, उसके सेंट्रल में न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस को पेरीफेरी में लाइनिंग किसने की हुई है, क्रोमेटिन ने. और उसके सेंटर में क्या है, हमारे पास न्यूक्लियोलस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैरियोसोम. इम्यूनिटी की बात करें तो ट्रोफोजाइट एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी बनती हैं, बट वो री इन्फेक्शंस को प्रिवेंट नहीं कर सकती. नॉर्मली किसी भी डिजीज़ में जब किसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वो नेक्स्ट टाइम जब उस एंटीजन का री एक्सपोजर होता है तो वो उस एंटीजन को किल कर देती हैं और डिजीज़ को प्रिवेंट करती हैं. बट इस केस में ऐसा नहीं होता. बट ये जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं ये हमारे पास सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस में हेल्पफुल होती हैं. पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसमिशन एंड रेजरवायर्स. दो तरीके से ट्रांसमिशन हो सकती है, या फीको ओरल रूट से या एनल ओरल रूट से. फीको ओरल रूट से कैसे हो सकती है कि फूड या वाटर जो कंज्यूम कर रहे हैं हम वो अगर कंटेमिनेटेड हो किससे, सिस्ट से. ओके, तब. और सेकंड एनल ओरल ट्रांसमिशन तब होती है जब मैन टू मैन सेक्स होता है. वो यूजुअली यूएस स्टेट्स में क्या होता है, 1 to 2% जो केसेस देखने को मिलते हैं वो यही इसी कास्ट की वजह से देखने को मिलते हैं. आगे बात करें, इस डिजीज़ का कोई एनिमल रेजरवायर्स नहीं होते. ओके, पैथोजेनेसिस प्रोग्रेशन की बात करें तो स्टेजेस में हम पढ़ेंगे. सबसे पहला स्टेज क्या होता है कि जी इंजेक्शन या फीको ओरल रूट से क्या होती है, ये सिस्ट इंजेस्ट हुए बॉडी में. ओके, ये सिस्ट इलियम में जाकर ट्रोफोजाइट्स में चेंज हो जाते हैं. फिर ये ट्रोफोजाइट्स सिकम और कोलोन में जाके अपनी कॉलोनीज बनाते हैं. ओके, थर्ड स्टेप है टिश्यू इन्वेजन. अब ये क्या होता है, ट्रोफोजाइट्स जो कॉलोनीज बना चुके हैं कोलोन और सिकम में, फिर ये कॉलोनिक एपिथेलियम को इन्वेड करते हैं और वहाँ जाके इंजाइम क्रिएट करते हैं. अब वो इंजाइम क्या करते हैं, नेक्रोसिस करवा देते हैं, लोकलाइज नेक्रोसिस. फोर्थ पॉइंट है अल्सरेशन. ये जब मस्कुलरिस लेयर को इन्वेड कर चुके होते हैं ट्रोफोजाइट्स तब ये फ्लास्क शेप अल्सर्स बनाते हैं. ओके, जो कि ये अल्सर्स इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के लार्ज एरियाज को क्या कर चुका होता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. सिस्टेमिक फिफ्थ पॉइंट क्या है, सिस्टेमिक स्प्रेड. ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल यानी आउटसाइड द इंटेस्टाइन भी स्प्रेड करते हैं. तो श्योरली पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू मेनली ये आगे लीवर को अफेक्ट करेंगे. ओके, तो वहाँ पे ये जाके एमीबिक लिवर एब्सेस बना देते हैं और उस एब्सेस में हमें ट्रोफोजाइट्स देखने को मिलते हैं. क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो सबसे पहले क्या, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में कौन कौन सी हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी. तो सबसे पहले एक्यूट डिसेंट्री. इसमें क्या होगा, ब्लडी म्यूकस कंटेनिंग डायरिया होगा और लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी. फ्लैटुलेंस जिसको हम गैस बोल रहे हैं. और टेनिसनस क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस अर्ज टू पास आउट स्टूल. ओके, आगे सेकंड क्या देखने को मिल सकता है, क्रोनिक एमीबियासिस. हम इंटेस्टाइनल एमीबियासिस की
क्लिनिकल फाइंडिंग्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, लो ग्रेड सिम्टम होगी, इसमें कभी कभार डायरिया हो जाता है, वेट लॉस होगा, फटीग होगी। ओके, आगे एसिम्टोमेटिक कैरियर्स की बात करें तो 90% ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं, बट वो फीसेस के थ्रू सिस्ट को पास करते हैं, जिससे ट्रांसमिशन सोर्स ये के तौर पे एक्ट करता है। एमीबोमा की बात कर लें तो ये हमारे पास क्या होता है, सीकल या रेक्टोसेग्माइड एरिया, सीकम या रेक्टोसेग्माइड एरियाज में ये क्या करेगा, ग्रेनुलोमा बनेगा। ग्रेनुलोमा होता है सेल का क्लस्टर, उस सेल्स के क्लस्टर को देख के ऐसे लगेगा कि जैसे कोलोन का कैंसर है। तो इसलिए एमीबोमा और कोलोनिक कैंसर, कोलोनिक कार्सिनोमा, इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। आगे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल या हिपैटिक एमीबियासिस में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगी, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी, फीवर होगा, वेट लॉस होगा और लार्ज टेंडर लीवर देखने को मिलेगा। अब टेंडर की जब भी कोई बात होगी ना, तो टेंडर क्या होता है कि जब हम उस एरिया को पालपेट करेंगे तो पेन फील होगी। ओके, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जो राइट लीवर के राइट लोब का जो एब्सेस है ना, वो डायफ्राम को पेनिट्रेट करके लंग डिजीज भी काज करवा सकते हैं। अब दूसरी एक प्रेजेंटेशन नोट की बात करें तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो लिवर एब्सेस के साथ आते हैं उनमें क्या होता है कि इंटेस्टाइनल एमीबियासिस नहीं होता, मींस कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियासिस और इंटेस्टाइनल एमीबियासिस ज़रूरी नहीं है कि जिसको हिपैटिक एब्सेस हो या हिपैटिक एमीबियासिस हो उसको इंटेस्टाइनल एमीबियासिस भी हो। फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें, जब उस लिवर एब्सेस को हम एस्पायर करके यानी नीडल के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे तो तब हमें ब्राउनिश येलो पस देखने को मिलता है और वो रिजेंबल करता है एनकोवी पेस्ट से। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो स्टूल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपी है, तो उसमें क्या होगा, इंटेस्टाइनल डायग्नोसिस, हम डायरियल स्टूल में क्या हो गया, ट्रोफोजाइट्स को फाइंड आउट करेंगे और फॉर्म स्टूल्स में या नॉन डायरियल स्टूल्स में हम सिस्ट को फाइंड आउट करेंगे। की फीचर्स की बात करें तो ट्रोफोजाइट्स आरबीसीज को इंजेस्ट किए होंगे। सैम्पलिंग की बात करें तो क्या होता है कि हमें एटलीस्ट 3 सैंपल लेने पड़ते हैं स्टूल के, क्यों, क्योंकि जैसे स्टूल पास आउट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सिस्ट शेड आउट कर चुके होते हैं। प्रिपरेशंस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कंप्लीट एग्जामिनेशन किट। उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सलाइन वेट माउंट, आयोडीन स्टेन वेट माउंट और फिक्स ट्राइक्रोम स्टेन प्रिपरेशन। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि डिसेंट्री को हमने डिसेंट्री को हम डिफ्रेंशिएट करें तो अगर हमने ये डिफ्रेंशिएट करना हो कि ये बेसिलरी है या अमीबिक है, तो बेसिलरी में क्या होगा, मैनी इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट होंगे और जो अमीबिक होगा उसमें कोई भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगे या बहुत कम इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट होंगे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो न्यूक्लियर मार्फोलॉजी को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो ई हिस्टोलिटिका का न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस उसकी मार्फोलॉजी किस तरह होती है कि उसके सेंटर में स्मॉल न्यूक्लियोलस होता है जिसको हम कैरियोसोम बोलते हैं, और हमने बोला था उस न्यूक्लियस के बॉर्डर पे या पेरीफ्री पे क्या होता है, क्रोमेटिन की लाइनिंग होती है। आगे ई हिस्टोलिटिका के जो सिस्ट होते हैं वो ई कोलाई के सिस्ट क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ओके, और उनके अंदर 4 न्यूक्लियाई होते हैं, और जो ई कोलाई होते हैं उनके सिस्टम में कितने न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियाई होते हैं। इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्पीशीज़ को। आगे ई डिस्पार की बात करें तो ये जो स्पीशी है वो ई हिस्टोलिटिका से मार्फोलॉजिकली बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते मार्फोलॉजिकली। स्पेसिफिक एंटीजन और एंड मॉलिक्यूलर टेस्ट, तो उसमें सबसे पहले स्टूल स्पेसिफिक टेस्ट, ये हाईली स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो या तो ई हिस्टोलिटिका के एंटीजन्स को डिटेक्ट करेंगे या फिर न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड की डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, PCR। ओके, और सीरोलॉजी की बात करें तो हम इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट करवाएंगे। ये यूजुअली इन्वेसिव डिजीज में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इस डिजीज में ट्रीटमेंट की बात कर लें तो वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली डिफ्रेंशिएट करेगा। अब अगर सिम्टोमेटिक इंटेस्टाइनल डिजीज या हिपैटिक एब्सेस है तो हम क्या करेंगे, मेट्रोनिडाजोल देंगे जिसको कॉमनली फ्लैजेल बोलते हैं, या टिनिडाजोल देंगे। ओके, अगर एसिम्टोमेटिक सिस्ट कैरियर है तो हम उनको आइडोक्विनोल देंगे या फिर पेरोमोमाइसिन देंगे। प्रिवेंशंस की बात कर लें तो फूड और वाटर की फीकल कंटेमिनेशन को प्रिवेंट किया जाए, गुड पर्सनल हाइजीन को मेंटेन किया जाए, रेगुलर हैंड वॉशिंग, ओके, और म्यूनिसिपल वाटर की प्रॉपर प्योरीफिकेशन को इंश्योर करवाया जाए। ओके, और ह्यूमन फीसेस को क्रॉप फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ ना किया जाए। ओके, जो एंडेमिक एरियाज हैं उनमें वेजिटेबल्स को, सब्जियों को अच्छे से कुक करके फिर यूज़ किया जाए या कंज्यूम किया जाए। तो गाइस ये था हमारा पहला लेक्चर पैरासाइटोलॉजी का, होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो गाइस अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा गार्डिया लैम्बिया पे, तो तब के लिए गाइस बेस्ट ऑफ लक।